हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे एप्लीकेशन पर दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट तक पढ़ चुके होंगे। आज हम देखेंगे पांचवा सेट। जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। आप देख रहे होंगे अवतल दर्पण आ रहा होगा, फिर वहीं पर उत्तल दर्पण भी आ गया होगा। फिर आप देख रहे होंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि एक ही फार्मूले पर लगे होंगे। जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं श्रेण का नियम। श्रेण का नियम पर बहुत सारा फार्मूला आया है, n = sin i बटा sin r। आप लोग केमिस्ट्री में देख रहे होंगे कि आईपीएससी नेम, बहुत ज़्यादा आईपीएससी नेम आ रहा है। तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन और आईपीएससी नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें आईपीएससी नेम नहीं पूछा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा यौगिक का नहीं पूछता है, 2, 3, 4, 5 बस इतना यौगिक पूछता है। जिसे आप पूछ देगा एल्डिहाइड का आईपीएससी नेम, एसिटिक एसिड का आईपीएससी नेम पूछ देगा, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम पूछ देगा। तो बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पूछता है। ऐसा जो रहेगा ना कि 4-5 ऐसे यौगिक तैयार कर लीजिए, उसी में से आपको आईपीएससी नेम मिल जाएंगे। तो साइंस का जो पोर्शन है इसमें आप जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम पे, जैसा कि सातों सेट में जब आप सातों सेट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा जो क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहा है उसमें बहुत सारे मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे और 7 सेट लगा के गए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन नहीं आया। ये तो सब सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है उत्तल लेंस से। किससे पूछा है? उत्तल लेंस। एक बात याद रखिएगा, दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों भाई होते हैं। भाई इसलिए होते हैं क्योंकि जो अवतल लेंस और मतलब उत्तल लेंस जो होता है इसमें भी 6 कंडीशन होता है। किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो इसका 6 इमेज बनता है, 6 परछाई बनता है। और जस्ट इसी में जब हम दर्पण में जाते हैं तो दर्पण में देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का 6 कंडीशन बनता है। तो ये दोनों इसलिए भाई होते हैं। कौन? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक उत्तल लेंस ले लिया है, कह रहा है कि इसके फोकस और प्रकाशित केंद्र, देखिए प्रकाशित केंद्र सी होता है। प्रकाशित केंद्र क्या होता है? सी के बीच में एक पतली सीधी छड़ रखा गया है, माने कोई वस्तु रखा गया है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो आप जानते होंगे कि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। यदि हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये फिगर है, आप बनाइए इसका उत्तल लेंस का। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। लेंस में ना 2 फोकस होता है, आपको पता होगा। दर्पण में 1 फोकस होता है और लेंस में कितना फोकस होता है? 2। ठीक है, लेंस में 2 फोकस होता है जिसमें ना ये पहला फोकस होता है। इसको हम बोलते हैं F1, पहला फोकस है। जो कि पहला फोकस मेन फोकस नहीं होता है। इधर लेंस का दूसरा फोकस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग F2, ये दूसरा फोकस होता है। अब ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो बीच में होता है इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र C। इसको बोल देते हैं प्रकाशित केंद्र C। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, साफ सब क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल लेंस में फोकस ये हो गया F1, फोकस और प्रकाशित केंद्र C के बीच में एक वस्तु रखा गया। ये वस्तु रख दीजिए, ये वस्तु रख दिए। अब एक बात याद रखिएगा, ये कंडीशन नंबर 6 बताएगा। कंडीशन नंबर 6 प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि इससे 2 प्रकाश किरणें भेजेंगे। 2 पहली प्रकाश किरण कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब पहली प्रकाश किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और ये ध्यान दीजिएगा, जब लेंस पर पड़ेगी तो लेंस से अपवर्तित होके द्वितीय फोकस होकर जाती है, ऐसे द्वितीय फोकस होकर चली जाएगी। ये जाती है, इसको हम लोग क्या करते हैं? पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनता है ना वो आभासी बनता है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक, पहला किसे भेज दिए? ये द्वितीय फोकस होकर जाता है। और दूसरा देखिए, दूसरा हम भेज देते हैं प्रकाशित केंद्र C से। दूसरा हम किससे भेजते हैं? प्रकाशित केंद्र C से भेजेंगे, सीधे निकल के चला जाएगा। उसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए पीछे की तरफ बढ़ाइए, ध्यान दीजिए। ये बढ़ते 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 कहाँ मिला? जहाँ पे मिला। जहाँ भी मिलता है वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब आभासी होता है। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी बना है, सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। हाँ चालू है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब आपका आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बनाते। आप खुद देख सकते हैं चारों ऑप्शन में कैसा प्रतिबिंब बना है? सीधा बना है। कहाँ से सीधा है? यहाँ भी सीधा है,
सीधा यहाँ भी है, तो यही दोनों में से कोई सही होगा। ये तो दोनों तो वैसे काट दीजिए, क्योंकि उल्टा तो प्रतिबिंब बना नहीं, सीधा बना है। सीधा में देखिए बड़ा बना है, वस्तु से क्या बना है, बड़ा, तो ये छोटा है, इसको भी काट दीजिए, छोटा नहीं बना है, क्या बनेगा, बड़ा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बना है। आभासी देखिए, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दा पर नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनका पर्दा पर दिखाया जा सकता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। पूछता है कि प्रतिबिंब को प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। किसको पर्दा पर दिखा सकते हैं, तो वास्तविक वाले को, आभासी को पर्दा पर नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन था इसका बी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, और कैसा बना है, आभासी बना है, और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से आ गया आपका कौन सा, अवतल दर्पण। अभी आपको बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों भाई होते हैं सब। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी दे दी है, 10। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी यफ होता है। फोकस दूरी कितना होता है, यफ। यफ मैंने क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर। और बात याद रखिएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी माइनस होती है, इतना याद रखिएगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, आर पूछ रहा है आपसे, वक्रता त्रिज्या। तो सूत्र होता है आर बराबर 2f। ये आपको याद होना चाहिए, जो भी हाई स्कूल में पढ़ा उसको याद होना चाहिए। आर बराबर क्या होता है, 2f। तो रखेंगे 2f के जगह पर रखेंगे -10, ये आएगा 10 दूना के 20, -20 आएगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन में माइनस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन में 20 है ना, हम लोग 20 पर टिक करेंगे, डायरेक्ट किस पर टिक करेंगे, 20 आपका सही है। और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, इसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि फार्मूला यदि याद है आर बराबर 2f होता है, तो इसमें कोई टाइम लगने वाला है ये नहीं है। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तीसरा, ये देखिए फियर। इसमें क्या दिया था, इसमें आपको पहचाना था, देखिए इसमें जो देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन हम नहीं दिए इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए कौन सा कोण क्या होता है, यही बात याद रखिए। देखिए सबसे पहले प्रिज्म दिखाई दे रहा हो, ये देखिए ये प्रिज्म आपके सामने दिया है। प्रिज्म में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई पूछेगा कि कौन सा है प्रिज्म कोण, तो याद रखिएगा ये जो बीटा आपको दिखाई दे रहा है, बीटा ये होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है, प्रिज्म कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो कोई ऑप्शन में पूछ दे प्रिज्म कोण कौन है, तो बीटा है। फिर देखिए इसको बोलते हैं अल्फा को आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो आपतन कोण अल्फा, प्रिज्म कोण बीटा। और एक बात याद रखिए, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। डेल्टा कौन है, निर्गत कोण है, बाहर निकल रहा निर्गत कोण है। और जो ये देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, ये होता है आपका कौन सा होता है, विचलन कोण। तो ये जो डेल्टा होता है ना, हम लोग यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे जो बनता है वो क्या होता है, विचलन कोण होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ना यहाँ पे ऐसा चीज रखते हैं, डेल्टा को रखते हैं, क्या बनता है, विचलन कोण। ठीक है, जैसे ये फिगर जो बना है, आप लोग ये क्वेश्चन जो है इंटर में बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। फिगर हम बनाते हैं, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रकाश की किरण जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब बना लेते हैं, ये अभिलंब रहा, ये अभिलंब। ठीक, प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे, सीधा इसको निकल के ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपको पता होगा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ऐसे झुक के जाएगी, ऐसे। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो यहाँ भी बनाना होगा अभिलंब, ये रहा अभिलंब। तो क्या होगा, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ऐसे भागेगी। अब इसको जब हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो इस क्वेश्चन में पूछा था विचलन कोण कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यही है विचलन कोण आपका डेल्टा वाला, इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कौन सा कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण। चलिए चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत सारे पूछा है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए इन दोनों का आंसर आपको याद होना चाहिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मेन आंसर होता है प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। आप जान रहे होंगे कि जब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में आती है, तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारा लेयर बना है। कई जगह सघन माध्यम होता है तो कई जगह विरल माध्यम होता है, कई जगह सघन विरल चलता है। तो इसलिए प्रकाश के क्या होती है, प्रकाश की किरणें कभी कभी अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती जाती है। तो तारे हमेशा, देखिए तारे तो हमेशा चमक देते हैं, तारे हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन माने वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि जो वायुमंडल है हमारा
वह एक समान नहीं है, कई जगह विरल है तो कई जगह सघन है, इसलिए प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वहां पे प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है, देखिए ये वाला फिगर, ये वाला तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका हमेशा आपको सामने आएगा, और 11-12 जिसमें भी रहिएगा बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन लेवल तक ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, देखिए प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, ये रहा सिंबल। देखिए प्रतिरोध का ऐसा सिंबल होता है, आप जानते होंगे प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो ऐसा रहता है प्रतिरोध के लिए। अब देखिए वोल्ट मीटर, वोल्टेज जहां लिखा हो ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, वोल्टेज जहां लिखा रहेगा किसका रहेगा, वोल्ट मीटर। अब देखिए सेल, सेल ये वाला सिंबल है, सेल, सेल का ये सिंबल होता है। जब एक और देखिए 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं, इसमें यदि बैटरी का निर्माण करने के लिए बोलेगा तो आप और लगा दीजिए, इसमें प्लस माइनस, फिर अगला लगा दीजिए प्लस माइनस, फिर ऐसे लगाते जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, सेल से बैटरी बन जाएगा। 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर क्या बना देते हैं, बैटरी। अब ये क्लियर हो गया इसका। अब देखिए प्लग कुंजी, कुंजी का ये है कि इसे कुंजी कहते हैं, कुंजी का ये सिंबल होता है। तो देख सकते हैं आपका पहला किससे मैच किया है, तो पहला तीसरा से मैच किया है। देखते हैं पहला तीसरा से ये है, पहला तीसरा से, तो ये हो सकता है और लास्ट वाला हो सकता है। दूसरा पहले से, दूसरा पहले से, यहाँ तक तो सही है, यहाँ पहला तीसरा दूसरा पहला। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है, तीसरा किससे मिला है, तीसरा चौथा से। तो तीसरा जो मिला चौथा से, इसमें क्या है, तीसरा दूसरा से, ये गलत है, ये वाला गलत है, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं इसमें, देखिए आपका लाइन से बनाए हैं, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है। देखिए वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को नापता है इसका सिंबल भी होता है, प्रतिरोध का सिंबल ये देख रहे हैं ये होता है, और अब सेल का सिंबल ये होता है, सेल से मिलकर क्या बनता है, बैटरी बनता है। और कुंजी जो स्विच लगा होता है, जिसे स्विच कहते हैं, कुंजी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। शुरू में प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, लिख दीजिए 2 ओम। इसी पदार्थ से किसी अन्य तार को जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई को दुगुना कर दिया गया, व्यास को आधा कर दिया गया, तो अब बताइए दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सूत्र क्या होता है, पहले देखिए R बराबर होता है रो यल बट्टा ए, ऐसे लिख दीजिएगा, R बराबर रो यल बट्टा ए। इस समय इसका प्रतिरोध कितना है, इस समय 2 है, इस समय 2 है। अब आगे समझिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब आगे वो बोला क्या है, कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार को इसकी लंबाई को क्या कर दे रहा है, दुगुना, लंबाई दुगुना कर दे रहा है, और इसका व्यास माने मोटाई क्या कर दे रहा है, आधा। तो ऐसे देखिए नया वाला प्रतिरोध को R' ले लीजिए। पुराना प्रतिरोध, शुरुआत का प्रतिरोध R है जिसकी वैल्यू 2 दिया है, नया प्रतिरोध हम R' ले लिए। रो माने विशेष प्रतिरोध होता है जिसका मान नहीं बदलता है। इस बार क्या किया है, लंबाई को दुगुना कर दिया है, लंबाई को दुगुना कर दिया है। जो मोटाई है माने इसका व्यास है उसको क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। आप जानते होंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहाँ से देखिए मेन बट्टा है, मेन बट्टा के बाद तीसरा चौथा कहलाता है। ये मेन बट्टा है, तीसरा चौथा, चौथा सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, पहले पर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R' बराबर, ये सीधे ऊपर जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो रो और ये 4 यल बट्टा के ए। अब 4 को आप पहले लिख सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं R' बराबर 4 पहले लिख दीजिए, रो यल बट्टा के ए। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, रो यल बट्टा ए की वैल्यू देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए रो यल बट्टा ए की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है, 2 दिया है, यहाँ दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं R' बराबर 4 × 2, ये हो जाएगा 4 दूना के 8। तो जो नया प्रतिरोध आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध से क्या है, ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 8, जो कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। इस तरह न्यूमेरिकल आ सकता है, और न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत आते हैं सब, इसलिए ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल पर आप लोग पूरा जोर दीजिएगा। चलिए ये फिजिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण, माने देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ये याद कर लीजिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम रट लीजिए कि जब किसी कुंडली में घूर्णन के कारण जो उत्पन्न धारा होती है, प्रेरित धारा, ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। इसके बाद देखिए अभी पोर्शन आ गया केमिस्ट्री का। देखिए ये सीधे दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, CH3COOH। हम आपको शुरू में ही बताए थे, जब वीडियो स्टार्ट किए थे तभी बताए थे कि एसिटिक एसिड हुआ, एल्डिहाइड हुआ,
एथिल एल्कोहल हुआ, ये सब ऐसे यौगिक हैं जो कि बार बार आते हैं और इसको कभी कभी इसका आईपीएससी नेम पूछेगा या इसका संरचना पूछेगा या इसका साधारण नाम। इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड, साधारण नाम है एसिटिक एसिड। और ये पता होगा आपको, ये सिरकम पाया जाता है, सिरकम पाया जाता है एसिटिक एसिड। और जबकि इसका भाई एगो है फार्मिक एसिड, जो कि चींटियों में जो चींटियां गंध छोड़ती हैं वो कौन से होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो ये है एसिटिक एसिड, वो है फार्मिक एसिड। इसका देखिए आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। को कार्बन है, हम लोग देख सकते हैं 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, 2 का एथ होता है, 3 का प्रोप होता है, 4 का ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन, डेक। रहता आपको याद होगा। तो हम लोग चलते हैं 2 कार्बन के लिए। 2 कार्बन का नाम याद है तो याद कर लीजिए, एथ। इसका 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। एथ लिखते हैं, एन लिखते हैं, ई को हटा देते हैं। ई को हटा के हम देखते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह है COOH। जब COOH रहता है तो उसको बोलते हैं ओइक एसिड। और जब एल्कोहल रहेगा तो उसमें लगा देते हैं ओयल। और जब एल्डिहाइड रहता है तो उसमें लगा देते हैं एल। तो एक में एल लगाते हैं, एक में ओएल लगाते हैं, एक में OIC लगाते हैं, OIC। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसमें लगाएंगे OIC, ओइक एसिड। इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला जो भी हो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। और देखिए मान लीजिए ये भी आ गया है, इसको भी देख सकते हैं। कितना कार्बन है? तो 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या लगता है? 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ। क्या लगता है? मेथ। एल लिखेंगे, ई को हटा देंगे, ई हटा के लिखते हैं OIC, OIC एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो 1 कार्बन रहेगा तो मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन रहेगा तो एथेनोइक एसिड। इस प्रकार 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलते हैं हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें पूछा है एल्काइन। तो ये देखिए याद कर लीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बांड, एल्कीन में डबल बांड, एल्काइन में ट्रिपल बांड होता है। याद कर लीजिए, देखिए एल्केन, एल्केन डायरेक्ट याद कीजिए, एल्केन है, एल्कीन है, एल्केन, एल्कीन और लास्ट में क्या रहता है? एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, YNE, एल्काइन। इसमें देखिए सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसमें 2 गुना से 2 अधिक होता है। इसमें एल्कीन में क्या होता है? CnH2n होता है। इसमें क्या होता है? CnH2n-2, 2 गुना से 2 क्या होता है? कम होता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें क्या होता है? इसमें आपका सिंगल बांड होता है, इसमें डबल बांड होता है, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बांड होता है। तो देखते हैं कौन सा बांड ट्रिपल वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें CH3, ये देखिए इसमें सिंगल बांड है, इसमें भी सिंगल बांड है, इसमें डबल बांड है, इसमें ट्रिपल बांड होगा, क्योंकि देखिए ये बैलेंस नहीं है। इसको लास्ट वाला देखिए, CH3, फिर बॉन्ड लिखा है, फिर लिखा है CH। अब देखिए ये कैसे कंप्लीट होगा? जब यहाँ पाएगा ट्रिपल बांड तब जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए कार्बन की बैलेंस ही 4 होती है, तो 4 इसको चाहिए। 4 क्या चाहिए? इसको 4 चाहिए। तो CH3 ट्रिपल बांड है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ट्रिपल बांड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है। अब ये देखिए बैलेंस हो चुका है। CH3 कार्बन को चाहिए 4 से अधिकता होता है। तो देखिए 3 को तो हाइड्रोजन से ले लिया, इसके सामने एक बांड खड़ा है। इस देखिए इस कार्बन को 3 को सामने बॉन्ड हो गया, एक इसके पीछे है, तो कार्बन का ये पूरा है। इस कार्बन को देखिएगा 3 पीछे से बांड बना दिया, एक हाइड्रोजन से, तो ये है एल्काइन। इसी में कौन सा बांड है? ट्रिपल बांड। ये देखिए ये वाला एल्केन है, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये एल्कीन है। जिसमें डबल बांड होगा वो एल्कीन होगा, और जिसमें ट्रिपल बांड होगा क्या होगा? एल्काइन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? देखिए उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। डायरेक्ट याद कर लीजिए, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। कभी भी याद रखिएगा, अम्ल का पीएच आप जानते होंगे 7 से छोटा होता है, और क्षार का विलयन 7 से बड़ा होता है, और 14 के बराबर या 14 से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच 7 होता है। याद कर लीजिएगा, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं ना कपड़ा धोने वाला सोडा है। एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है कपड़ा धोने वाला सोडा। ये कपड़ा धोने वाला सोडा है, क्योंकि इसमें देखिए 10H2O आ जाएगा। देखिए सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। जब 10H2O आपको दिखाई दे समझिए कौन सा सोडा है? कपड़ा धोने वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा सोडा? ये बेकिंग सोडा तो खाने वाला है, धावन सोडा धोने वाला सोडा, मैंने कपड़ा धोने वाला सोडा है। तो याद कर लीजिएगा, कभी कह देगा Na2CO3 10H2O, कौन सा सोडा? धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। और बेकिंग सोडा ये होता है खाने वाला, जिसे कहते हैं ना सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। कौन सा सोडा है? खाना खाने वाला सोडा होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो इसमें कौन सा सही था? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके जब एक उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, आपको दे रहा है कार्बन को जब वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि दो यौगिक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? दो यौगिक माने इसको बोल सकते हैं दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये आपका जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है? क्षारीय धातु कौन है? तो क्षारीय धातु आपका यहाँ पोटेशियम है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि जब कभी पूछ दे कि क्षारीय धातु कौन है तो ये है पोटेशियम। क्षारीय धातु क्या है? पोटेशियम है। ये तो डायरेक्ट बच्चों को याद होना चाहिए क्षारीय धातु क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग होता है। मनुष्य में वृक्क का कौन सा भाग तंत्र का होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है पोषक से, उत्सर्जन से, श्वसन से और परिवहन से। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो वृक्क का भाग होता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है, इसको हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? जो हमारा ब्रेन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन दिया है प्रोटीन, पायरुवेट, फॉस्फेट और फ्रक्टोज। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो जैसे कि जो एक मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में बदलता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। सो हमारा राइट आंसर है पायरुवेट। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में 2 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन है परागकोश, तंतु, और सी है ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि एक फ्लावर है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमन के। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। जैसा कि परागकोश, एंथर को हम परागकोश कहते हैं और तंतु को हम फिलामेंट कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन दिया है गिरजाघर से, प्राथमिक विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, मंदिर से और घर से। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा गिरजाघर, ए है हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे जो होते हैं उनका जीना रूप क्या होता है? जीनोटाइप्स क्या होता है? तो जो मटर के शुद्ध पौधे होते हैं, शुद्ध बौना पौधे जो होते हैं, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है वो शुद्ध पौधा होता है। और जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो स्मॉल टी होगा, क्योंकि जो स्मॉल टी होता है वो मटर का शुद्ध बौना पौधा होता है, जिसको हम कहते हैं छोटा पौधा। हमारा राइट आंसर है सी, टी को हम छोटा, टी को हम छोटा पौधा भी कहते हैं। ये हमारा जीनोटाइप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? ऑप्शन है हिरन, बाघ, मेंढक और सांप। टाइप गलती हो गया है तो यहाँ सांप होगा।
सांप। तो हम सभी जानते हैं कि जो सभी जानवरों को, सभी जीव जानवरों को खाते हैं वो कौन होता है इसमें? आप सभी जानते होंगे कि जो बाघ होता है वो सारे जानवरों को खाता है, सारे मांसाहारी चीज़ों को खाता है। तो हमारा राइट आंसर है बी, बाघ। अब हम लोग देखते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। अभी तक आप लोगों ने बहुविकल्पी के 20 प्रश्न कर चुके होंगे। और बच्चे ध्यान दीजिए ना, जब बहुविकल्पी का क्वेश्चन कीजिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको हम बहुत बार बोलते रहते हैं कि जो क्वेश्चन कर लीजिए उसमें जो आपका उमार आता है उसमें कैसे गोला जो होता है उसको कैसे भरते हैं, उस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि उमार जो क्वेश्चन सही भी करके दूसरे जगह वो कर देते, गोला कर देते, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको देख रहा है, निकट दृष्टि दोष। देखिए जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु क्या हो, साफ साफ न दिखाई दे, व्यक्ति के आंखों में ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस व्यक्ति को, याद रखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नजदीक की चीज एकदम साफ साफ देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं अपने क्लास में ही चश्मा लगा के आते हैं, हम बोलते हैं क्यों, क्या हुआ तुमको, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कारण क्या होता है, उनको निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। क्योंकि किताब में जो चीज रहता है, कापी में रहता है, उसको देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे रहता है, दूर रहता है, तो वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको निकट दृष्टि दोष होता है। नजदीक की चीजें देख लेंगे लेकिन दूर की चीज नहीं देख पाते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ये बकायदे पूरा निकट दृष्टि दोष के लिए लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। इसका निवारण कैसे होता है ये भी आप जानते होंगे। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। अब फिगर देख लीजिए, इसका फिगर, कई फिगर भी जो पूछ दे कैसे फिगर बनता है। देखिए यदि कोई, जिसको हम क्या कहेंगे निकट दृष्टि दोष, मान लीजिए उसको हो गया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जब बनाया जाएगा ये आपका मानोनेत्र है, जिसमें देखिए ये आपका लेंस लगा होता है। आपके आंख में कौन सा लेंस है? तो कोई भी पूछेगा तो बोलिएगा दुई उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको पास पर रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर पर रखी वस्तु होती है, दूर पर रखी वस्तु तो हमेशा याद रखिएगा, दूर पर कोई वस्तु रखा जाता है ना, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जब कोई चीज दूर रखा रहता है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आती है? समांतर। और इसको हुआ निकट दृष्टि दोष। तो नजदीक वाला देख लेगा लेकिन दूर वाला नहीं देख पाएगा। तो कहाँ इसका इमेज बन जाता है? देखिए बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन क्या होता है, ये रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है? रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए इंसान को दूर की चीज नहीं दिखाई देती है। अब ये कैसे देख पाएगा? तो उसके लिए व्यवस्था लगा देते हैं हम लोग अवतल लेंस। इसके सामने एक चश्मा लगा दिया जाएगा, अवतल लेंस का चश्मा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे, इसमें फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंस लगा है। लेंस कौन सा है आपको पता भी है, उत्तल लेंस है। अब इसको क्या करना है, आगे इसके चश्मा लगा देना है। इसके चश्मा हम कौन सा चश्मा लगाएंगे? वो लगाएंगे कौन सा? अवतल लेंस। जब ये अवतल लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें दूर से आ रही है, क्या हो रही है? दूर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये क्या कर देता है कि प्रकाश की किरणों को ऐसे बना देता है जैसे ये पास से ही आ रही हो। कैसे कर देता है? पास से, ऐसा बना देता है कि पास से आ रही हो, ऐसा समझ में आ रहा है। और ले जाके कहाँ मिला देता है? एकदम रेटिना पे ले जाके मिला देगा। इनको क्या करेगा? एकदम रेटिना पे ले जाके क्या करेगा? इसको मिला देता है। तो जब कभी भी जिसको भी क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसको नजदीक की चीज दिखाई देगा लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देगा। उसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। बस यही आपका है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए। देखिए ये न्यूमेरिकल आया है, और न्यूमेरिकल ये कई सेट में आया है, काफी आसान न्यूमेरिकल है। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन में बोला है कि किसी लेंस की क्षमता को किससे दिखाते हैं? पी से। क्षमता किससे दिखाते हैं? पी से। माइनस के 2 डायवर्टर। जिसकी क्षमता निगेटिव में होता है वो समझ जाइए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और जिसकी क्षमता पॉजिटिव में होता है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो पूछा है इसकी क्या है प्रकृति, तो प्रकृति आप लिख लीजिएगा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता किस में दिया है? निगेटिव में दिया है, इसलिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी पूछा है, इसकी फोकस दूरी, तो सूत्र होता है
देखिए P बराबर लिखते हैं हम लोग 100 बट्टा के F, तिर्यक का गुणा कर देंगे तो F बराबर लिख सकते हैं 100 बट्टा के P और लिख देंगे सेंटीमीटर। F बराबर भरेंगे 100 और P के जगह पर रख देंगे, P के जगह पर 2 -2 रख देंगे और 2 से काट देंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है क्योंकि हीरा एक क्या है, सबसे सघन माध्यम है। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक दे दिया है, तो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला N12 बराबर होता है V1 बट्टा V2, ये फार्मूला होता है। N12 का बोलते हैं, N माने अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। V1 क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पहला माध्यम क्या है, वायु है। वायु से प्रकाश की किरणें जाके हीरा में पहुंच रही है, हीरा में जा रही है ना, तो हीरा दूसरा माध्यम है और वायु क्या है, पहला माध्यम है। याद है, हम लोग वैल्यू भरते हैं। N का वैल्यू देख लीजिए, N कितना है 2.42। अब देखते हैं V1 कितना है, तो V1 आपका दिया है 3 × 10⁸। आपसे V2 पूछ रहा है, तिर्यक का हम गुणा कर देंगे, इसमें तिर्यक का गुणा कर देंगे तो V2 बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ और नीचे आपका हो जाएगा 2.42। अब इसको काटना है, काटने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से गुणा करके दशमलव आप हटा सकते हैं। 100 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये हो जाएगा ऊपर 300 × 10⁸ और नीचे आपका हो जाएगा 242। अब 300 में 242 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि स्वच्छ किरण आरेख बना के अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए अवतल लेंस में मात्र 2 कंडीशन होता है। कितना होता है अवतल लेंस में, मात्र 2 कंडीशन होता है, और यही आपसे पूछ दिया है। और देखिए इस पर 2 नंबर मिलेगा। यदि एक फिगर सही होता है तो उस पर 1 नंबर, और दूसरा फिगर सही होता है तो उस पर भी 1 नंबर। आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ये बात याद रखिए, अवतल लेंस में मात्र 2 कंडीशन। कौन कंडीशन, 2। अब दोनों कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा, दोनों कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले आप अवतल लेंस बना लीजिए। ये आपका अवतल लेंस, पहला अवतल लेंस तैयार हो गया। इधर एक और अवतल लेंस बना लीजिए। ये आपका दूसरा अवतल लेंस बन के तैयार हो गया। ये अवतल लेंस बन गया है। अब हम बनाएंगे इसका मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ भी बना देंगे हम लोग मुख्य अक्ष। दोनों मुख्य अक्ष बन के तैयार हो गया। पहली बार देखिए इसका मेन फोकस, इसका जो मेन फोकस होता है F2 इधर रहता है, F2 इधर रहता है, इसमें F1 इधर रहता है, F1 इधर रहेगा। इसमें भी यही चीज़ है, F2 आपका इधर रहता है और F1 आपका इधर रहता है। अब ये देखिए, इसको आप बोल सकते हैं ये डॉट 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 करके, इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र C। यहाँ C रहता है, प्रकाशित केंद्र C बोलते हैं। इसको ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रकाशित केंद्र C बोलते हैं इसको। पहली बार में जब वस्तु अनंत पर आता है, कहाँ रहता है वस्तु, अनंत पर। देखिए वस्तु जब अनंत पर आता है, अनंत माने वस्तु दूर रहता है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आती हैं, समांतर। जब कोई वस्तु बहुत दूर होता है, कहाँ होता है, दूर माने अनंत पर होता है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आती है। ऐसे मुख्य अक्ष के क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद ऐसे निकल के जाती हैं, ऐसे ऐसे भागती हैं सब। समझ में आ रहा है, देखो देखो ऐसे ऐसे निकल के जाती हैं सब। इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके आएंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसे देखो पीछे की तरफ लेके आओ। जब ये प्रकाश की किरणें पीछे की तरफ आती हैं तो आगे कहाँ मिलती है, फोकस पर। इनको लेकर आते हैं पीछे की तरफ तो कहाँ के आगे मिलेंगी, फोकस पर। तो यहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और एकदम छोटा बनता है, बिंदु आकार का। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, द्वितीय फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बहुत छोटा बनता है। अब देखो, अब वस्तु को तुम यहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो वस्तु को। इससे कितना प्रकाश किरण भेजो, 2, मात्र 2 भेजो। पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रहा है। देखो पहला प्रकाश किरण कैसे भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर गया, किससे टकराएगा, इससे टकरा के ऐसे आगे बढ़ के जाएगा। इसको हम पीछे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किस पर मिल के जाएगा, मिलेगा ऐसे फोकस पर मिलेगा। ठीक, एक प्रकाश किरण को भेज देते हैं C से। जब C से भेजते हैं तो सीधे निकल के चला जाता है,
सीधे निकल के क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है। यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे देख रहे होंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब ये आपका कैसा बनता है, ये भी आपका आभासी बनता है। यदि ए और बी हो तो इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। यहाँ भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से छोटा बना है। सीधा बना है, आभासी बना, वस्तु से क्या बना है, छोटा। तो यही आप 2 फिगर बना देते हैं तो बोर्ड वाला आपको 2 नंबर दे देगा इस पर। 2 फिगर 2 नंबर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा। अगला फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया है, देखिए न्यूमेरिकल आया है और ये न्यूमेरिकल भी 2 नंबर का है। अब मामूली क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको फार्मूला पता हो, देखिए क्या क्या दिया है इस पर ध्यान दीजिएगा, बस जो दिया उसको लिख लीजिए। आपको वोल्टेज दे दिया है, तो आप जानते हैं वोल्टेज किससे दिखाते हैं, V से। 2 वोल्ट, तो आपको वोल्टेज दे दिया है 2 वोल्ट। चलिए वोल्टेज दे दिया, कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच कितना कूलाम, कूलाम माने आवेश होता है, तो Q दे दिया है, Q माने 3 कूलाम। आपसे आवेश दे दिया कूलाम, 3 कूलाम, वोल्टेज दे दिया है। तो कार्य पूछा है, कार्य, कार्य माने क्या, W। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का फार्मूला। किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव V का मान अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के जो आवेश लेकर आ रहा है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। पढ़े होंगे V बराबर W बट्टा Q। V विभव होता है और W क्या होता है, कार्य होता है, Q क्या होता है, आवेश। और विभवांतर के बारे में बोलते हैं 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। लेकिन इसी फार्मूले पर लगेगा V बराबर W बट्टा Q, क्योंकि देखिए सवाल में आपको V दे दिया है। V कितना दिया है, देखिए V आपको दे चुका है, V की वैल्यू कितनी दी है 2। W आपसे पूछ रहा है Q कितना दिया है 3। सिंपल है, बस तिर्यक का गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, बस आंसर हो गया 6 जूल। अब बताइए इतना आसान सवाल है, 6 जूल सीधे आप लगा सकते हैं। बस यदि फार्मूला पता हो V बराबर W बट्टा Q रख के आराम से लगा लेंगे और मात्र बहुत मुश्किल से 10 सेकंड में लग जाएगा। अब पूरा का पूरा 2 नंबर आपको जाएगा। न्यूमेरिकल में फायदा होता है, आप लिखेंगे ना, कोई थ्योरी आएगा उसमें लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, प्लस उसमें नंबर कटने का चांस होता है। लेकिन न्यूमेरिकल आप लगाते हैं तो न्यूमेरिकल में एकदम क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसमें कोई हेड राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया रहा है। ये सवाल कर रहा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, होता है कि नहीं। समांतर क्रम का होता है 1 बट्टा R। देखिए श्रेणी क्रम के लिए रहता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम के लिए रहता है 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो आपको किसके लिए दिया है, श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है, धारा समान बहता है, धारा क्या होता है, समान बहता है, लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग रहता है। आपके घरों में जो वायरिंग हुई है वो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या रहता है, वोल्टेज सबका बराबर रहता है। देखिए इस रूम में यदि एसी लगा हुआ है तो एसी भी उतना ही वोल्टेज देगा जितना ये टीवी दे रहा होगा, उतना ही कैमरा देगा, उतना ही लाइट, सबका वोल्टेज 220 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज सबका बराबर है लेकिन धारा अलग अलग जाता है। समझ में आ रहा है कि कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। घरों में वायरिंग कैसा है, समांतर क्रम। जिसकी जितनी जरूरत होती है धारा के लिए उतना धारा जाता है। जिसमें ज़्यादा एसी में ज़्यादा जाता है क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का धारा लेगा, इसलिए मोटा तार लगाया गया है। समझ में आ रहा है। और छोटा चीज़ कोई लगा दीजिए, मोबाइल को छोड़िए, लैपटॉप लगा है तो लैपटॉप में छोटे तार में हो जाता है, कम एम्पियर का धारा लेगा। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में है और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग रहता है और धारा सब में समान जाता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग जाता है लेकिन वोल्टेज सबका क्या रहता है, समान रहता है। तो श्रेणी क्रम हम देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम कैसे बना होता है। ये आपके सामने पहला प्रतिरोध, ये आपके सामने दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। ऐसे बना के इसको लेके आते हैं। यहाँ पे या तो सेल लगा दीजिए, 2 खूंटी रहेगा तो सेल पढ़ेंगे, 2 से अधिक रहेगा तो बैटरी पढ़ेंगे। तो आप बैटरी भी लगा सकते हैं और आप सेल भी लगा सकते हैं। चलिए हम बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस यहाँ लेके जाएंगे। यहाँ एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी माने होता है स्विच, स्विच माने होता है प्लग। जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, ये कुंजी है, के लगा दिए। अब इसमें से क्या होगा, इसमें देखिए ये प्रतिरोध पहले इसका लिख लीजिए। इसका प्रतिरोध क्या लिखिएगा, याद है, इसका प्रतिरोध लिखिए R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। वोल्टेज देखिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V1 लिखिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज V2 लिखिए, फिर ये जो वोल्टेज लिखिएगा V3। अब कुल वोल्टेज, यहाँ कुल वोल्टेज क्या लिखिएगा V, कुल वोल्टेज क्या लिखिएगा V। धारा इसमें जाएगा I एम्पियर का, ये धारा जा रहा है I एम्पियर का, सब में धारा हो ही जाएगा, सब में धारा सेम जाएगा और धारा I एम्पियर का आएगा। ऐसे धारा ऐसे आएगा, सब में धारा क्या जाएगा I एम्पियर से। समझ में आ रहा है।
इसमें हम लोग लिखते हैं टोटल वोल्टेज, यहाँ पर कुल वोल्टेज V बराबर सब वोल्टेज को जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। परिणामी वोल्टेज क्या है? परिणामी वोल्टेज V है। इसमें अलग अलग वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है पंखा या जो भी लगा हुआ लाइन से, पहले का वोल्टेज V1, दूसरे का वोल्टेज V2, तीसरे का वोल्टेज V3। अब ओम का नियम आप जानते होंगे। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है R बराबर V बट्टा के I। ओम का नियम क्या बोलता है? R बराबर V बट्टा I। यदि आप तिर्यक का गुणा कर दीजिए तो V बराबर लिख सकते हैं I गुणे R। V के जब क्या लिख सकते हैं? I गुणे R। V बराबर क्या लिखा जा सकता है? I गुणे R। अब चलिए हम वैल्यू भरते हैं। इस V के जगह पर लिख दीजिए I गुणे R। इस V1 के जगह पर लिख सकते हैं I। धारा सब में जा रहा है, ठीक है। धारा क्या जा रहा है? धारा तो जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग I गुणे R। देखिए इसमें V1 वाले वोल्टेज के जवाब देखिए, धारा तो I जा रहा है, धारा यहाँ I जा रहा है, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध क्या है? यहाँ का प्रतिरोध है R1। फिर दूसरे वाले पे देखिए, दूसरे वाले पे धारा, यहाँ धारा I जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो प्रतिरोध है वो कितना है? R2। तीसरे में धारा क्या जा रहा है? I। इसका प्रतिरोध क्या है? R3। तो यहाँ से कर देंगे I R, सब में क्या कॉमन कर लेंगे? I। यहाँ I कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखिए I से I कट जाएगा, I से I क्या हो सकता है? कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपको क्या हो जाएगा? यही प्रूफ हो जाएगा। इतना सवाल मतलब इतना ही आपको करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एकदम आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका श्रेणी क्रम का होता है, ठीक है। 2 ही नंबर है तो 2 नंबर में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और भी लिख दीजिएगा कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज क्या है? अलग अलग होता है। यदि पहले वाले प्रतिरोध R1 हो, दूसरा का R2 हो, तीसरा का R3 हो, तथा पहले का वोल्टेज V1 हो, दूसरे का वोल्टेज V2 हो, तीसरा का वोल्टेज V3 हो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तब जाकर नंबर पूरा मिलेगा। बाकी सोल्यूशन ऐसे प्रूव किया जाएगा और थोड़ा अपने मन से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, हर एक सेट में आया है। एक क्वेश्चन देखिएगा फिजिक्स में 4 नंबर में, घरेलू परिपथ, जो हमारे घरों में जो परिपथ बना हुआ है, जो घरेलू परिपथ, उसमें 3 गो तार होता है, 3 तार लगे होते हैं। एक मेन तार होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक अर्थ फेस नहीं पड़ते, एक और तार है, जैसे लाइट में जो नीचवा अर्थिंग गया होता है, ऊपर आप फेस तार होता है। फेस तार खतरनाक होता है, उसको छूने पर लाइट मार देता है तुरंत नहीं, अर्थिंग को छोड़ता बहुत झंझनाता है। अब देखिएगा कभी इसमें देखिए 3 प्रकार का तार होता है। देखिए यहाँ दिखा दे रहा है आपको, देखिए ये दिखाई दे रहा है भू संपर्कित तार, माने अर्थिंग है, जमीनी से जो नहीं, जैसे बिजली कम आ जाती है जमीनी से लोग यूज कर लेते हैं। ये विद्युतमय तार, इसी को कहते हैं फेज तार। ये न्यूट्रल तार है, उदासीन तार न्यूट्रल तार है। ये न्यूट्रल तार है, ये फेज तार है, और ये क्या है? ये अर्थिंग वाला तार है, भू संपर्कित तार। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए दिखाया गया है, लिखा भी गया है। विद्युत उत्पादन गृह, माने घरों में विद्युत, जो घरों में बिजली उत्पन्न किया जाता है, विद्युत शक्ति की आपूर्ति, हमारे घर तक बिजली जो आती है खंभों, या आप जानते हैं गांव गांव में खंभे लगे होते हैं, खंभे की सहायता से हमारे गांव में आती है। जो हाइडिल है, हाइडिल अपने देवरिया का जो हाइडिल है, वहाँ से बिजली बनती है, मतलब वहाँ से बिजली आती है, बनती नहीं आती है वहाँ से। और हमारे गाँव में जो खंभे लगे हुए हैं, उस खंभों में, सब खंभों में क्या होती है? बिजली जाती है। उसमें आप देख रहे होंगे, देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अन्य तार जिस पर काला रंग का आवरण होता है उदासीन तार कहते हैं। देखिए इसमें रंग भी दिखाया गया है, जो काला रंग का होता है वो क्या होता है? उदासीन। और जो लाल वाला होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा होगा, लाल वाला जो होता है वो क्या होता है? जिसे हम लोग मेन तार कहते हैं, जिसे फेज तार कहते हैं। लाल रंग जो होता है वो फेज तार होता है। फेज तार माने वो विद्युतमय, जिसमें बिजली जाती है, वो लाल तार होता है। और देखिए जो काला तार देख रहा है उदासीन तार होता है। इसमें एक हरा तार, मतलब हरा भी दिया होगा यहाँ से नीचे, या नीला या हरा दिया होगा। देखिए अभी दिखाया होगा, कहीं दिया है, जिसमें मेन स्विच से नहीं दिया, इसमें कोई बात नहीं, किसी और में दिया रहता है। और देखिए घरों में जो लगा होता है, कई घरों में फ्यूज भी लगा है, फ्यूज। अब तो MCB आ गया है। फ्यूज ना, पहले फ्यूज ही लगता था। और बहुत सारे, जैसे आप देखते होंगे आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में फ्यूज लगा होता है, सब में फ्यूज लगा होता है। टीवी में फ्यूज लगा हो, क्या होता है कि अब मान लीजिए इसमें MCB तो लगा नहीं सकते हैं, तुरंत बंद करें, उठाए बंद करें, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो इन सब उपकरणों में फ्यूज लगा होता है। और जो घरों में वायरिंग होती है, जो मेन बोर्ड होता है, वहाँ पर ना आपका MCB लगा होता है। जब क्या होता है ना, लाइट कभी आपके घर में बहुत ज़्यादा बिजली तेज आ गई तो MCB अपने आप पे गिर जाएगा, सब घर में अंदर कनेक्शन सब खत्म। लेकिन जो फ्यूज लगा होता है, अब इसमें फ्यूज देखिए, इसमें फ्यूज लगा है। जब लाइट ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका ना, इस टीवी नहीं जलेगा, इसका सबसे पहले फ्यूज जलेगा। फ्यूज जल जाएगा, फ्यूज एक तार होता है वो पिघल के टूट जाएगा, तो इससे जो संपर्क है, इसका अंदर के जितने पार्ट है सब सुरक्षित रहेंगे। तो फ्रिज हुआ, AC हुआ, ये सब जो टीवी वगैरह होते हैं, इसमें फ्यूज लगा होता है। ठीक, यही बता रहा है। चलिए इसके बाद ये तो फिगर हो गया। ये देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं जब किसी कुंडली को, ये मान लीजिए इसको ले लीजिए,
ये आपका ले लीजिए कुंडली, ठीक, कुंडली मैंने कोई क्वाइल है, मतलब इसमें कापर का तार लपेटा गया है। ये ले लीजिए चुंबक। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष हम लोग बार बार गति कराते हैं, याद ध्यान दीजिएगा, ये जो चुंबक होता है ना, चुंबक में से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। इसमें से क्या निकलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे बल्ब है ना, इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश किरण आ रही है। ऐसे कोई चुंबक होता है तो उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो जब कोई चुंबक को आप सामने रख दीजिए, ये कोई कुंडली है, इसमें से आर पार होकर जाएंगे कि नहीं चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब इसको हम ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष हम लोग गति कराते हैं तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है। कभी इससे देखिए, कभी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाएंगी, कभी कम निकलेंगे। ऊपर लेके गए तो कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। फिर नीचे लेकर आ रहे तो अब इससे से गुजरेगा, फिर बीच में लेकर आए खूब ज्यादा गुजरेगा, फिर कम हो गया। तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष बार बार गति कराते हैं तो उस कुंडली में क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। कौन सा बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और देखिए चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यही चीज होता है। क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक भौतिक घटना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली में, सिंपल इससे अच्छा है आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा, जब किसी कुंडली को चुंबक के सापेक्ष बार बार गति कराया जाता है तो कुंडली से बल चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके अंदर एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहेगी जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार और बता दें, जब किसी कुंडली को, कुंडली है, जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष हम लोग बार बार क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली बंद है तो इसमें अपने आप एक धारा बहने लगेगी जिसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखिए चुंबकीय बल रेखाएं। आप जानते होंगे कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है किसी चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किधर समाप्त होती हैं, साउथ पोल में समाप्त होती है। चुंबक के भीतर साउथ से चलती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। इसके बारे में और भी याद कर लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये बात और है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र बनाती है, खुला वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र बनाती है और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और चुंबक को, किसी भी चुंबक को हम कितना भी टुकड़ा करते जाएं, हर एक चुंबक में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है। चुंबक को कितना भी छोटा करते जाइएगा, हर एक चुंबक में क्या आ जाएगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो जाएगा। तो बोला है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बाकायदा आप लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जिस पर रखा गया कोई भी चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बाकी ये सब लिख दीजिएगा। इसमें को पोल होता है, दो गो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, किधर जाती है, साउथ पोल। और चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये कैसा वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है ना। और ये क्या करता है, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। देखिएगा धारावाहिक परिनालिका, जो धारावाहिक परिनालिका बना होता है, आप लोग देखे होंगे जो नल वगैरह का जो प्लास्टिक के जो पाइप लगे होते हैं, प्लास्टिक वाले पाइप, जो मोटे पाइप होते हैं, यदि उस पाइप को लेके आपको धारावाहिक परिनालिका आप खुद बना सकते हैं। यदि उस पाइप को ले लीजिए, उस पाइप के ऊपर तांबे का तार खूब ज्यादा मात्रा में लपेट दीजिए और उस तांबे के तार लपेटने के बाद उस पाइप को ले जाकर किसी सेल या बैटरी से जोड़ दीजिए, वो एक धारावाहिक परिनालिका कहलाएगा। और धारावाहिक परिनालिका में क्या होता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र उस परिनालिका के भीतर एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो जो पाइप होगा, उस पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल मात्रा में होगा, जबकि चुंबक की क्षेत्र जो होता है ना, वो जो पाइप लगा उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है। तो बोल सकते हैं धारावाहिक परिनालिका क्या होता है, तो किसी भी कुचालक, कुचालक इसलिए बोलते हैं कि उसमें धारा न जाए। कुचालक जो प्लास्टिक का देखे होंगे पाइप, वो तो कुचालक है ना, सुचालक तो है नहीं। कुचालक का मतलब उसमें धारा कहाँ जाता है यार, उसको टच कराओ बिजली से, कहा उसको करंट आएगा, नहीं आएगा। तो जब कोई कुचालक बेलनाकार पाइप को लेके उसके ऊपर तांबे का तार लपेट देते हैं और उसको क्या करते हैं, किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो वो परिनालिका कहलाती है। जब धारा जाने लगेगा तो क्या बोलेंगे, धारावाहिक परिनालिका। और धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल मात्रा में होता है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है ढेर, याद रहना चाहिए, ठीक। तो ये चीज लिख सकते हैं। और जो धारावाहिक परिनालिका होता है ना, ये प्राकृतिक चुंबक नहीं है, कृत्रिम चुंबक होता है। ये चुंबक जैसा व्यवहार करता है। कृत्रिम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मानव द्वारा इसको चुंबक बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अब आ गया केमिस्ट्री का पोर्शन। देखो कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताइए। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण आप जानते होंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ये सिंपल सा ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी
आप कह सकते हैं अभिकारक में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और जो रिडक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता नहीं, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें पूछा है आपसे कौन सा यौगिक, प्रतिस्थापन, आपको बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसको हटाना, विस्थापन कराना। तो प्रतिस्थापन में देखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये याद रखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इसमें ना आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ना आप जानते होंगे कि इसको सुंघाने पर बेहोशी आ जाती है, नाम सुने हैं ना, किसको सुंघाने पर बेहोशी आती है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म को सुंघा दीजिएगा कोई बेहोश हो जाएगा। आज आप क्लोरोफार्म बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लोरोफार्म बनाने के लिए आप लीजिए मेथेन, मेथेन को बोलते हैं CH4। मेथेन का रिएक्शन कराइए क्लोरीन से, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए क्या होता है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा। एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा। अब भाग के इधर बनाएगा HCl, क्या बना देगा, HCl। और बकिया जो बचा रहेगा 3 गो, तो ये बनेगा CH3 और Cl, इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। अभी क्या बना है, मेथिल क्लोराइड। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्लोरोफार्म नहीं है, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। फिर ये मेथिल क्लोराइड CH3Cl फिर से रिएक्शन करेगा कोने से, क्लोरीन से। फिर इस बार भी क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर भाग जाएगा, एक लेकर भाग गया तो बन गया HCl। और इधर देखिए क्या बना, एक हाइड्रोजन खत्म हुआ तो CH2 और एक और क्लोरीन आएगा Cl2। यहाँ पे एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन जुड़ गया Cl2। फिर क्या होगा, अभी भी रिएक्शन खत्म नहीं है, तब तक चलेगा जब तक ये पूरा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। फिर अगला रिएक्शन देखिए क्या है, CH2Cl2 का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Cl2 क्लोरीन से। फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर भाग के क्या बना देगा, HCl। अब देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बता है, C और एक हाइड्रोजन CHCl3, इसी को बोलते हैं क्लोरोफार्म। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म। CHCl3, इसी को सुखाने पर बेहोशी आती है। क्लोरोफार्म का सूत्र है CHCl3। एक बार और रिएक्शन होता है, ये जो CH है Cl3 का एक बार और रिएक्शन क्लोरीन से होता है, यहाँ से बनता है एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, HCl बना लेगा और ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ आ रहा है, ये बन जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये देखिए दिया है कि विरंजन चूर्ण और बेकिंग सोडा में प्रत्येक के निर्माण के लिए विधि बताइए, कैसे निर्माण होता है यह पूछा है। तो देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे विरंजन चूर्ण कहते हैं। विरंजन जो चूर्ण है इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए कैसे बना है, ये चूना है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में जब हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइपो, मतलब इसको बोल सकते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो आपका क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या बन गया, इसके साथ में जल बन गया H2O। क्या बन गया, H2O। ये आपका बन गया विरंजन चूर्ण, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और देखिए इसके बाद एक और दिया है आपका, कौन वाला, किसका निर्माण कराना है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा माने क्या होता है, खाने वाला सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी आपको पढ़ाए थे, ये बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कौन सा सोडा है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है ये होता है Na2CO3 × 10H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कपड़ा धोने वाला सोडा है, वॉशिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नमक के ठंडे और सांद्रिक जलीय विलयन में NH3 में क्या होता है, अमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। देखिए ये NH3 है, NH3 और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है NaCl, और ये क्या है जल H2O। NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को मिला के बन रहा है नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर NH4Cl, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। NaHCO3 खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए किसका किसका रिएक्शन होना है, सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक, फिर क्या है जल H2O, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या है अमोनिया।
ये सब मिल के क्या बनाया है, पहले अमोनियम क्लोराइड बनाया है, नौसादर NH4Cl, फिर क्या बनाया है, खाने वाला सोडा। ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं चलेगा। जो भी सेट देखिए रिएक्शन याद कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए कि कोस का सूत्र क्या नाम है, चूना क्या सूत्र है। की तरफ चलते हैं। जैसा एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को बताना है और इसको बताना है कि हमें दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो सक्रियता श्रेणी सबसे पहले देखिए, ये जो सक्रियता श्रेणी होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में देखेंगे, फिगर से काफ़ी चीज़ साफ हो जाएगी। देखिए सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं, तत्वों को उनके क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में। आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि जो भी महिलाएं सोना पहनी होती हैं उनमें जंग लग जाता है, चांदी पहनी होती है जंग लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सोना चांदी होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। नीचे के जो भी चीज़ देख रहे होंगे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सक्रियता श्रेणी ये बताता है कि जो तत्व होते हैं उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में एक जो श्रेणी मिल रही है, इस श्रेणी को ही बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी में एक ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे होंगे, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये चारों लोग, कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये चारों को चारों हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए इसमें पूरा दिखाया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिया है सक्रियता श्रेणी। देखिए तत्वों को, धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना, और दैनिक जीवन में जिसका उपयोग भी देख लीजिए। इसका उपयोग दिया है कि सक्रियता श्रेणी में धातुएं जो होती हैं वो जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा सकती हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। और फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अतः ये दोनों अम्ल से हाइड्रोजन हटा सकती हैं। और एक और चीज दिया, इसमें ध्यान दीजिए कि इस श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक होते हैं तथा नीचे क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये मेन है, आपके जो ऊपर होते हैं, देखिए ये जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रबल अपचायक होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो प्रबल क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण और आईपीएससी नेम को समझाइए। आपको दिया है, साफ साफ देख सकते हैं आप लोग कि एक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कह रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है, CHO, ये एल्डिहाइड का होता है CHO। और कीटोन का आप जानते होंगे CO ग्रुप होता है। कीटोन का क्या होता है, CO ग्रुप होता है। तो कीटोन माने CO होगा और एल्डिहाइड माने क्या होगा, CHO होगा। अब इसमें दिए पूरा साफ साफ कह रहा है कि एल्डिहाइडों के IUPAC नेम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग लिखते हैं एल्केन, AN लिख के E को हटा दिया जाता है, E जो होता है E को रिप्लेस कर दिया जाता है, E को हटा के इसके जगह पर AL लगा दिया जाता है, एल्केनल AL लगा दिया जाता है। और इसके जो बोला है कि यौगिकों का नाम भी लिख सकते हैं। देखिए पहला जो आपका होता है HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। फिर आपका होता है CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। और इनका आईपीएससी नाम देखेंगे तो इसमें कितना कार्बन है, आपका एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है, आपको पता है कि मेथ लगता है। एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ। AN लिखेंगे, E को हटा देते हैं और इसके जगह पर लिखेंगे AL, इसको बोलेंगे मेथेनॉल। दूसरा पर हम लोग देखते हैं, दूसरा पर देखेंगे तो कितना कार्बन है आपके सामने, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए लगते हैं एथ, AN लिखेंगे, E को हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे AL, इसको बोलेंगे एथेनॉल। तो एक हो जाएगा मेथेनॉल और एक हो जाएगा एथेनॉल। ये आपका एल्डिहाइड है। अब देखिए कीटोन के बारे में, कीटोन में CO ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसमें ना आप E को हटा के ONE लिखते हैं, ओन। इसमें देखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है, CO ग्रुप होता है, कीटोन उपस्थित होता है। और कीटोन के आईपीएससी नाम अंग्रेजी में क्या करते हैं, अंत में ओन लगा देते हैं, ONE। इसका आप लोग लिखेंगे, मान लीजिए इसका यौगिक का नाम लिखेंगे CH3COO। अब इस CH3COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, एसीटोन। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 कार्बन क्या लिखेंगे, प्रोप। प्रोप लिखने के बाद हम लोग इसमें AN लिखते हैं, AN, और E को हटा देते हैं। जब E हटाते हैं तो इसके जगह पर आपको लिखना होता है ओन, ONE।
तो हम लोग देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन। क्या नाम होगा? प्रोपेनोन। जितना कार्बन आप रहेगा उस हिसाब से अपना नाम लिखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कार्बन की चतुष्फलकी संरचना के बारे में आपको बताना। तो आप जानते होंगे कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इसमें बोला है कि कार्बन एक ऐसा मात्र तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। आप बोल सकते हैं कि जो कार्बन होता है पूरे तत्वों में कार्बन ही है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और कोई नहीं है। कार्बन ही है जो सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। लेकिन जब देखिएगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को देखिएगा तो ऑक्सीजन बस डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन को देखिएगा तो नाइट्रोजन केवल क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बाकी यही एक कार्बन है जो कि सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है और क्या कर लेता है? ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। और साथ ही साथ जो कार्बन होता है वो खुली श्रृंखला भी बनाता है। जैसे कार्बन ऐसे बनाएगा खुली श्रृंखला, कार्बन खुली श्रृंखला भी बनाता है। कार्बन ब्रांचेज चेन भी बनाता है। ब्रांचेज चेन, कार्बन जो होता है वो शाखा वाला भी बनाता है। कार्बन जो होता है वो शाखा वाले बनाता है। और कार्बन जो होता है वो साथ में ये भी बोल सकते हैं कि क्लोज कर्व बनाता है। क्लोज मैंने आप सकते हैं बंद श्रृंखला, ये बंद श्रृंखला भी बनाता है। जैसे देखिए यहाँ एक बंद श्रृंखला भी बना सकता है कार्बन। कार्बन यहाँ बंद श्रृंखला भी ऐसे बना सकता है। कार्बन के पास ऐसा गुण है कि खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला सारा बनाता है। ठीक है, शाखा वाला श्रृंखला भी बना सकता है। तो कार्बन के सबसे पहले बोल सकते हैं कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, कार्बन में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। और कार्बन कैसा कैसा बॉन्ड बना सकता है? खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला और क्या बना सकता है? ब्रांचेस चेन, 3 प्रकार का चेन बना सकता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद संक्षारण। संक्षारण का मतलब सिंपल सा होता है, जब धातुएं क्या होती हैं कि बाहर हम लोग रख देते हैं, वायु में रख देते हैं, तो नमी से क्रिया करके उनके ऊपर एक परत जमने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे धातुएं क्या होती है? खराब होने लगती है। आप देख सकते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, लोहा यदि आप लोग बाहर आपका कोई ग्रिल उरिल लगा हो छत पे और उसको आप पॉलिश न किए हो, ठीक है, यदि पॉलिश नहीं किए रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। यही आपका संक्षारण होता है। और संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? या तो पॉलिश लगा देते हैं या तो उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। तेल की पॉलिश भी लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? पेंट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि संक्षारण क्या है? तो बोल सकते हैं धातु ऑक्सीजन की नमी में, धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? नष्ट करने लगते हैं। एक मेन खास बात, कई धातुएं जो होती हैं उनके लिए संक्षारण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई धातुओं के लिए संक्षारण होना बहुत बुरी बात है। लोहे के लिए संक्षारण बहुत बुरी बात है, जबकि आप देखिएगा एल्युमिनियम के लिए संक्षारण बहुत अच्छी बात है। आप सीधे मार्केट से एल्युमिनियम लेकर आइए, एल्युमिनियम जब लेकर आएंगे उसको ऐसे पकड़ के तोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगा। लेकिन उसी एल्युमिनियम को आप कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दीजिए, अपने घर के बाहर बिक दीजिए, कुछ दिन के बाद देखेंगे उसके ऊपर एक परत जम जाएगी और वो एल्युमिनियम इतना मजबूत हो जाएगा, उसको जब आप तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं। तो उस एल्युमिनियम का संक्षारण हो चुका है, लेकिन एल्युमिनियम कमजोर होने के बजाय क्या हो चुका है? और मजबूत हो चुका है। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, मरकरी। आपसे कह रहा है कि मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए, सूत्र भी लिखिए, इससे मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण भी देना है। देखिए मरकरी का निष्कर्षण, आप जानते होंगे कि मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव के अवस्था में रहता है। तो कह रहा है मरकरी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। सिनेबार HgS मरकरी का अयस्क, एक मरकरी का अयस्क है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि वायु में गर्म करने पर पहले मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए ये जो हम लोग बनाएंगे, मरकरी प्राप्त करना है तो ये लिखेंगे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग हो जाएगा। और सबसे पहले बना है HgO और साथ में क्या निकल गया? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 2 लगा देंगे, 2 दूना का 4 और यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 2 सल्फर, तो 2 सल्फर, यहाँ कितना सल्फर है? 1 सल्फर। यदि यहाँ 2 लगाते हैं ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो यहाँ हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम चेंज करेंगे, यहाँ O2 और हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2 दूना के 4 और 4 2 6, तो यहाँ लगा देंगे हम 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6। यहाँ ये बैलेंस है। अभी भी क्या होगा कि ये जो बना हुआ है, ठीक है, मरकरी जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है, ये फिर से क्या किया जाएगा? इसका फिर से
हम लोग रिएक्शन कराएंगे या बोल सकते हैं इसको फिर से गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि मर्क्यूरस ऑक्साइड जो दिया है परिवर्तित हो जाता है अधिक गर्म करने पर। ये मर्क्यूरस ऑक्साइड मरकरी में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद अधिक, ये क्या होगा, मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन है, तैयार कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बोर्ड में बहुत बार पूछता है, मिसेल। मिसेल बहुत बार आया है, मिसेल और दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी आया है। तो दैनिक जीवन में कम उपयोग आता है लेकिन मिसेल जरूर आता है। मिसेल पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है साबुन का अणु 2 सिरों वाला होता है। जो साबुन होता है जब हम उसको पानी में डाल देते हैं तो एक होता है जल विरोधी और एक होता है जल रागी, ठीक है। एक जल से क्रिया नहीं करता है, एक जल से क्रिया करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं बोला है कि जब किसी साबुन को, घोल को हम लोग क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो उसका 2 क्षण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। जब साबुन को आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं C17H35 COOO ये सूत्र होता है C17H35 COOO। ये साबुन का क्या होता है, फार्मूला होता है। जिसमें देखिए सोडियम आप देख रहे होंगे, ये जो सोडियम जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, सोडियम जो होता है ये बाहर है और जो भी एसीटेट वाले होते हैं इसके भीतर होते हैं, यहाँ पे इसके भीतर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। इसका एक टेल, इसको हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। तो इसमें जो दिया है मिसेल वाले में, इसको देखिएगा, इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी दिया है। आप जानते हैं मिसेल जो कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट में मिसेल गंदगी और तेल को पानी से घूमने से योग्य बनाते हैं। मतलब कि उसमें क्या करते हैं कि जो मतलब कि जो हम सरफ वगैरह लेते हैं वो गंदगी को साफ कर देते हैं और जो आपके कपड़े पर जो दाग लगे होते हैं उसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर बर्तन को साफ करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और शरीर की सफाई में, जो नहाने में हम लोग यूज करते हैं, शैम्पूल हुआ, साबुन हुआ, सब में क्या होता है, मिसेल पाया जाता है। मिसेल का ही उपयोग होता है। फिर इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान है। धातुओं और अधातुओं के गुण। आप जानते होंगे जितने भी धातु होते हैं, सबसे पहले धातु का डिफिनीशन होता है कि धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के धनायन बनाते हैं वो धातु होते हैं। और अधातु के बारे में ये बोला जाता है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है वो अधातु होता है। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धारा उष्मा के सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत धारा उष्मा के कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती है। आप ये भी जानते होंगे कि धातुओं को पीट के चादर बनाया जा सकता है और धातुओं के इस गुण को आघातवर्धीनता कहते हैं। लेकिन अधातुओं को पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता है। अधातुओं में आघातवर्धीनता का गुण नहीं पाया जाता है। आप जानते होंगे कि जो धातुएं होती हैं उनको खींच के तार बना सकते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जबकि आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी अधातु होते हैं उनको खींच के हम तार नहीं बना सकते हैं। धातुओं में विशिष्ट चमक पाया जाता है, अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे हीरा अधातु है लेकिन उसमें चमक पाया जाता है। आयोडीन अधातु है लेकिन उसमें चमक पाया जाता है। फिर जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं उनके गलनांक क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। ये लिख सकते हैं आप लोग इनके भौतिक गुण। अब देखिए इसके बाद ये करने के बाद धातु अधातु के बाद जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बस एक मरकरी है जो लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन जो अधातु होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। अब लास्ट में आपका कहा है समजाति श्रेणी और एल्कोहल और एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। समजाति श्रेणी क्या होता है? समजाति श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिनमें तत्वों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं तथा दो कर्मागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है, वो समजाति श्रेणी होती है। तो याद रखिएगा समजाति श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होता है और CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। तो आप बोला है कि एल्कोहल के लिखिए और एल्डिहाइड के लिखिए। तो एल्कोहल का लिख सकते हैं, देखिए CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। इसके बाद आता है आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये बोलते हैं एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसके बाद आएगा प्रोपिल एल्कोहल। इसमें देख लीजिए 3 दुगुना से 1 अधिक है, 3 दूना के 6, 6 1 7 और OH। इसके बाद आप आ सकता है ब्यूटिल एल्कोहल। इसका क्या करेंगे 4, 4 दूना के 8, 8 1 9 और क्या लिख देंगे OH। आप सब में देख सकते हैं कि CH2 का अंतर है, आप मिला के देख सकते हैं CH2 का अंतर। देखिए 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस कीजिए, 1 कार्बन बचेगा, OH से OH हट जाएगा और देखिए 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन घटेगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो CH2 का अंतर इसमें आप देख लीजिए
3 कार्बन में से 2 कार्बन घटेगा तो 1 कार्बन। हाइड्रोजन देख सकते हैं 7 में से 5 घटेगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा 2। सब में आपको देखेंगे तो CH2 का अंतर ही पाया जाएगा, CH2 का अंतर है। तो ये एक कौन सा ग्रुप है, सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी सिंपल बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये 2 चीज़ का बोला है, एक और बोला है एल्डिहाइड का भी दिखाना है। एल्डिहाइड देखिए पहला जो यौगिक होता है ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, HCHO। उसके बाद होता है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए 1 कार्बन, यहाँ कार्बन कितना है 2 कार्बन, अंतर कर सकते हैं, अंतर कीजिए। अंतर जब करेंगे इसमें से घटा दीजिए तो 1 कार्बन बचेगा, 2 कार्बन में से घटेगा 1 कार्बन, यहाँ 2H, यहाँ 4H, कितना बचेगा CH2, और वो से वो कट जाएगा, ऐसे ही आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो बोल सकते हैं ये समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है और प्रत्येक यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बायोलॉजी आ गया। अब ये बायोलॉजी वाले टीचर बताएंगे। हम चलते हैं अपने वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर अजैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ। गैर अजैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ क्या होता है? जैसा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, यह अपशिष्ट सूक्ष्मजीव द्वारा तोड़े नहीं जाते, सूक्ष्म जीवों द्वारा ये तोड़े नहीं जाते और विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाएं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, जैसा कि हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो कांच होता है या प्लास्टिक होता है वह उसको हम मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक, उसको अपघटित नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, या BHC हो गया, DDT हो गया। BHC को हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। और DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। पोषी स्तर। पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण ऊर्जा स्थानांतरण हेतु एक पोषी स्तर बनाता है। जो आहार श्रृंखला होती है उसका एक चरण ऊर्जा स्थानांतरण हेतु पोषी स्तर बनाता है। जैसा कि स्थलीय आहार श्रृंखला निम्न पोषी स्तरों से मिलकर बनी होती है। जो स्तरीय आहार श्रृंखला होती है वो निम्न पोषी स्तर से मिलकर बनी होती है। अगला है कचरा प्रबंधन। जैसा कि हम जो कचरा प्रबंधन होता है दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी या त्यागी गई ठोस वस्तुएं ही ठोस अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन कहलाती हैं। जैसा एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं रद्दी कागज, पॉलीथीन, रैपर या रबर, धातु, बेकार टुकड़े, बेकार प्लास्टिक, सब्जियों या फलों के छिलके जो होते हैं वो चीनी मिट्टी तथा कांच के बर्तन, फटे पुराने वस्त्र तथा बेकार चमड़ा, घरों का बेकार तथा टूटा फटा सामान आदि ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कचरा प्रबंधन कहलाता है। यह है सामान्य उदाहरण कचरा प्रबंधन का। हमारा अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म का मतलब होता है, ब्रायोफिल्म किसे कहते हैं? जैसा कि एक प्लांट होता है ये जिसे हम कहते हैं पत्थर चूर। ब्रायोफिल्म पत्थर चूर का यूज, जैसे कि किसी को पथरी हो गया उसमें हम यूज करते हैं इसका। यह एक पादप प्रजाति का है या प्लांट की प्रजाति का है जो अपने पत्तों के किनारे से नए पौधे उगाता है। उसको हम उखाड़ के अगर फेंक दें तो उससे नए पौधे जम जाएंगे। अपनी विशिष्ट क्षमता के लिए जानी जाती है, ये अपनी विशिष्ट क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। यह मेडागास्कर फैमिली का मूल निवासी है।
मेडागास्कर फैमिली का मूल निवासी है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है हमेशा, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बीजांड समासंग या बीजांड निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड, मोल्ड अर्थात राइजोपस कवक में कवक तंतुओं द्वारा निर्मित शुकाय, जैसे शुकाय को हम थैलस कहते हैं, शुकाय में ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोलाकार गुच्छ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजाणुधानी स्पोरेंजियम कहते हैं। इनमें विशिष्ट जनन कोशिकाओं या बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुधानी में विशिष्ट संघनन कोशिकाओं का या बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें बीजाणुएं जो होती है वो बनती हैं। आगे हम देखते हैं बीज। बीज क्या है? फल तथा बीज का निर्माण। डेवलप ऑफ फ्रूट एंड सीड। निषेचन के पश्चात अंडाशय, फल, बीजांड। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से फल के अंदर के बीज बनते हैं और यह सत्य होते हैं। ये परिपक्व अंडाशय से वास्तविक या सत्य फल बनाते हैं। ये मैच्योर अंडाशय से सही फल बनाते हैं। तो इनका उदाहरण हम कह सकते हैं जैसा आम हो गया, नारियल हो गया, ये बीज, इसमें बीज होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लसिका, लिम्स। कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। जो टिश्यू होते हैं उनके अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं, जिससे लसिका या उत्तक तरल का निर्माण होता है। जो लसिका होती है, लिम्स होते हैं, उनका निर्माण होता है। और यह संरचना रुधिर के प्लाज्मा की तरफ ही है, लेकिन यह रंगहीन होता है, यह कलर वाला पाया जाता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। जो लसिका होता है, लिम्स होता है, वह अंतःकोशिकीय निर्माण से वो लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। हम अब आगे की ओर चलते हैं। पादपों में उद्दीपन। उद्दीपन या समन्वय। शरीर के क्रियाओं के नियंत्रण व समन्वय के लिए जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं पेशियां होती हैं। ठीक है, वही पादपों में तंत्रिका तंत्र व पेशियां दोनों ही अनुपस्थित होती हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र और पेशियां दोनों प्रेजेंट नहीं होती। अतः पादपों में बाह्य वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक उद्दीपन से संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो इस परिवर्तन गति को इसे परिवर्तन गति हम कहते हैं। जब कोई भी प्लांट जो होता है वो बाह्य वातावरण में, बाहरी वातावरण में अपने प्रभाव या आंतरिक उद्दीपन से संपूर्ण मतलब पूरी तरह शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है गति कहलाता है, वो मूवमेंट कहलाता है। पादप में स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी पादप कुछ बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, लाइट, गुरुत्व, जल, रसायन, स्पर्श आदि के प्रति अनुक्रिया अवश्य प्रदर्शित करता है।
पादपों में यह अनुक्रिया पादप भागों की गति के रूप में प्रकट होती है और पादपों में गति जीव द्रव्य में संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी होती है अथवा उत्तेजनशीलता के कारण होती है। पादपों में गतियों को दो प्रकार से किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है या कोई अगर गर्म चीज़ रखी गई है, स्टिमुलस उद्दीपन जिसको हम कहते हैं, स्टिमुलस जो होता है, अगर कोई गर्म वस्तु है उसको हम छूते हैं तो हम झटके से अपना हाथ खींच लेते हैं, तो वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देख के मुंह में लार आना, कांटा चुभते ही पैर को झटके से खींच लेना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा देना, प्रकाश आंखों में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पड़ने से आंख की पुतलियों का सिकुड़ जाना, कुछ फंसने पर छींकना या खांसना। गले में जब कुछ फंस जाता है तो हम छींकते या खांसते हैं, तो वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यह क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, जो मेरुरज्जु होता है उससे नियंत्रित होती हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति से होने वाली स्वचालित अनुक्रिया है। ये बहुत ही तेजी से होती है और इसमें जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो इसमें भाग नहीं लेता, इसमें उसका कोई काम नहीं होता। ये है हमारा डायग्राम। इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ये हमारा संवेदी तंत्रिका का कोशिका है जो यहाँ है, और ये जो प्रेरक तंत्रिका है ये हमारे हमको ये प्रेरित करती है मोटर न्यूरॉन। यह कार्य या अपवाहक भुजा में पेशी, और ये मेरुरज्जु है, और ये जो है मस्तिष्क के लिए संदेश भेजती है। ये है हमारा प्रतिवर्ती चाप। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखें। जंतुओं में रासायनिक समन्वय या हार्मोनल समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त एक और तंत्र जंतुओं में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं और अंग तंत्रों का नियमन व समन्वय करता है। ठीक है, जो अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कहलाता है, तथा इस तंत्र की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त विभिन्न विशिष्ट रासायनिक पदार्थ को रासायनिक संदेह वाहक या हार्मोन कहते हैं, जो विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अतिरिक्त एक और तंतु जंतुओं में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर की विशिष्ट विभिन्न जैविक क्रियाओं और अंग तंत्रों को नियमन या समन्वय करता है, जो अंतःस्रावी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि या तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। रासायनिक समन्वय की प्रक्रिया हम देखते हैं। हार्मोन्स का स्राव। हार्मोन रासायनिक संदेहवाहक होते हैं जो शरीर के एक हिस्से में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होते हैं, जो हमारी बॉडी के एक हिस्से में होते हैं। यह ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इसमें नलिका नहीं होती, यानी इनका कोई नली या चैनल नहीं होता, इसमें कोई नली नहीं होती, और वे अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, ये अपने बहाव को सीधे ब्लड में छोड़ देती है। रक्त द्वारा परिवहन। स्रावित हार्मोन रक्त में मिल जाते हैं। रक्त शरीर में एक परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में एक परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
और इन हार्मोन को पूरे शरीर में विभिन्न लक्षित अंगों को तक पहुंचाता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको पूरे शरीर में विभिन्न लक्षित अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। लक्षित कोशिकाओं पर क्रिया, हार्मोन केवल उन्हीं लक्षित कोशिकाओं या अंगों पर अपनी क्रिया करते हैं जो उनके लिए विशिष्ट रिसेप्टर्स या रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है, रिसेप्टर्स जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो किसी विशिष्ट अणु से बंध सकता है, जो किसी विशिष्ट मॉलिक्यूल से बन सकता है। ये रिसेप्टर हार्मोन को बांधते हैं। जो प्रोटीन होता है, रिसेप्टर्स मतलब प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है वो हार्मोन्स को बांधते हैं और फिर कोशिका को एक विशिष्ट प्रतिक्रिया या कार्य करने का संकेत देते हैं। जो हार्मोन्स होता है उसको एक विशिष्ट प्रतिक्रिया या कार्य करने का संकेत देते हैं।